नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में ये हमारा 19th लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे थॉमस होब्स के बारे में। थॉमस होब्स का जन्म हुआ था 1588 में इंग्लैंड में और इनकी डेथ हुई 1679 में। पहले हम जानेंगे थॉमस होब्स की लाइफ के बारे में। उनकी लाइफ के दौरान सर्कमस्टांसिस कैसी थी, किन परिस्थितियों में थॉमस होब्स लिखते हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे थॉमस होब्स के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई। उसके बाद हम जानेंगे थॉमस होब्स ने कौन सी चीज़ों पर फोकस किया, उनके विचारों की मेन आउटलाइन। और उसके बाद हम एक एक करके थॉमस होब्स के द्वारा जो थ्योरीज दी गई या फिर प्रमुख जो विचार रखे गए उनको डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थॉमस होब्स की लाइफ और उस दौरान सर्कमस्टांसिस कैसी थी। देखो, थॉमस होब्स की लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान थी, टर्बुलेंट लाइफ थी इनकी, क्योंकि 1588 में जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय स्पेनिश आर्माडा देखो 130 स्पेन के शिप्स का एक समूह। आर्माडा का मतलब होता है बेड़ा। उस समय स्पेनिश आर्माडा का अटैक होने वाला था, इस वजह से थॉमस होब्स का प्री मैच्योर बर्थ हुआ। उसके बाद छोटी उम्र में ही थॉमस होब्स के फादर जो थे वो क्लर्जीमैन थे, तो इनके फादर ने थॉमस होब्स की मदर को छोड़ दिया। तो थॉमस होब्स की पढ़ाई का जो पूरा जिम्मा था इनके एक अंकल ने उठाया। इनको भेजा गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। और उसके बाद इन्होंने प्यूरिटियन रेवोल्यूशन को भी फेस किया। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे मैं इतिहास आपको बताना चाहता हूँ। उस समय देखो एक थ्योरी प्रचलित हुआ करती थी, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। मतलब राजा की जो अथॉरिटी है वो गॉड की वजह से है। राजा को गॉड ने नियुक्त किया है जनता पर राज करने के लिए। तो जनता जैसे गॉड यानी भगवान की अथॉरिटी को मानती है, उसी प्रकार से किंग की अथॉरिटी को भी माने, क्योंकि किंग जो हैं वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। गॉड ने अधिकार दिया है राजा को कि आप जनता की भलाई के लिए रूल कीजिए। यानी राजा का जो स्टेटस था वो सेमी गॉड की तरह था। तो उस दौरान जेम्स वन के सक्सेसर चार्ल्स किंग बने 1625 में। हालांकि देखो उस समय इंग्लैंड में पार्लियामेंट हुआ करती थी और टैक्स को लगाने की जो पावर थी वो पार्लियामेंट के पास हुआ करती थी, लेकिन किंग जो आदेश देते थे पार्लियामेंट उस आदेश को मान लेती थी। लेकिन चार्ल्स जब राजा बने 1625 में तो इन्होंने पार्लियामेंट को पूरी तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, खुद से ही ये डिसीजन ले लगे। तो एक प्रकार से कन्फ्लिक्ट पैदा होने लगा, एक तरफ पार्लियामेंट के सपोर्टर और दूसरी तरफ किंग के सपोर्टर यानी रॉयलिस्ट एक तरफ जो कि राजा के सपोर्टर और दूसरी तरफ पार्लियामेंट को सपोर्ट करने वाले पार्लियामेंट के सपोर्टर। दो ग्रुप्स के बीच कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, काफ़ी वायलेंस हुआ। 1642 में सिविल वार स्टार्ट होता है इन दोनों ग्रुप्स के बीच, जो कि ख़त्म होता है 1651 में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंग्लैंड में 1642 में सिविल वार स्टार्ट होता है और वही सिविल वार ख़त्म होता है 1651 में। दो धड़ों के बीच ये सिविल वार होता है, एक तरफ पार्लियामेंट के सपोर्टर्स और दूसरी तरफ राजा के सपोर्टर्स। इस सिविल वार के दौरान देखो बहुत ज़्यादा खून बहा था, यानी काफ़ी वायलेंस हुआ था और भय का माहौल था, हर एक जगह एनार्की थी। इसी वजह से, इसी माहौल के कारण थॉमस होब्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेट की आवश्यकता है ताकि लैंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। समझ गए? जैसे देखो मैकियावेली के दौरान और पहले भी हमने डिस्कस किया, हर एक थिंकर के काम पर जिन सर्कमस्टांसिस में जिन परिस्थितियों में वो लिखते हैं उसकी छाप आती ही आती है। थॉमस होब्स के जीवन काल में सर्कमस्टांसिस ऐसी थी, लैंड ऑर्डर बिल्कुल अच्छा नहीं था, वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ था, एनार्की थी। तो स्टेबिलिटी चाहते थे थॉमस होब्स बहुत ज़्यादा। वो चाहते थे लैंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन हो, और लैंड ऑर्डर अच्छे से कौन मेंटेन कर सकता है, उसके लिए स्टेट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थॉमस होब्स की बुक का नाम है लेवियाथन। लेवियाथन का देखो मतलब है सी मॉन्स्टर, समुद्री राक्षस। होब्स अपनी बुक में स्टेट की जगह वर्ड इस्तेमाल करते हैं लेवियाथन। होब्स का मानना था स्टेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैन स्टेट से नहीं जीत सकता। अब हम थॉमस होब्स के विचारों की एक आउटलाइन डिस्कस करते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, थॉमस होब्स ने ब्रिटिश हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा ट्रबल फेस विटनेस किया। मतलब थॉमस होब्स के जीवन के समय परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा विकट थीं इंग्लैंड में।
1641 में यानी 1641 में प्यूरिटन रेवोल्यूशन भी आया था। प्यूरिटन्स देखो प्रोटेस्टेंट्स थे जो इंग्लैंड में चर्च को कैथोलिक प्रैक्टिसेस से मुक्त करवाना चाहते थे। इन्होंने रिवोल्ट कर दिया 1641 में, और बाद में सिविल वार जब हुआ तो प्यूरिटन्स एक इम्पोर्टेंट फोर्स बन के इमर्ज हुए। कुल मिला के आप कह सकते हो उस समय सिविल वार के समय ब्रिटेन में पूरी तरह से एनार्की थी, लाइफ की कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। इसी वजह से थॉमस होब्स के काम में मेन फोकस रहता है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। उसके बाद थॉमस होब्स के बारे में कहा जाता है वो पहले थिंकर थे जिन्होंने राइट टू लाइफ की थ्योरी दी। थॉमस होब्स से पहले मैकेवली, एरिस्टोटल, प्लेटो ये सब राइट टू लाइफ की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं स्टेट सुपीरियर है, इंडिविजुअल बाद में आता है, स्टेट के इंटरेस्ट पहले आते हैं। लेकिन थॉमस होब्स पहले ऐसे थिंकर जिन्होंने कहा राइट टू लाइफ, जिसका मतलब राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन भी है, ये राइट कोई किसी से नहीं छीन सकता। ये राइट देखो एक बेसिक मोरल प्रिंसिपल पर आधारित है। सभी ह्यूमन बींग्स को जीने का अधिकार है, कोई किसी को मार नहीं सकता। वो बात अलग है स्टेट द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनके अनुसार अगर किसी की जान ली जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन स्टेट के अलावा और कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की जान नहीं ले सकता। जैसे देखो आपको पता है हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है। इस प्रकार के प्रोविज़न से अगर किसी की जान ली जाती है तो वो अलग बात है। अदरवाइज हमारे संविधान में भी आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ मेंशन्ड है। थॉमस होब्स के अनुसार राइट टू लाइफ का जो अधिकार है वो सबसे ज़्यादा पवित्र अधिकार है और कोई भी इस अधिकार को ह्यूमन बीइंग से छीन नहीं सकता, क्योंकि ये इनएलिएनेबल है, इसे ह्यूमन बीइंग से सेपरेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि देखो होब्स के जीवन काल में लाइफ की बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं थी, सिविल वार चल रहा था और अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। होब्स को ये लगता था स्ट्रॉन्ग स्टेट ही अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकता है और लाइफ की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए होब्स जस्टिफाई करते हैं स्टेट एब्सोल्यूटिज्म को। एब्सोल्यूटिज्म का क्या मतलब है? एब्सोल्यूटिज्म देखो एक ऐसा रूल होता है जिसमें गवर्नेंस संबंधित सारी की सारी पावर्स एक ही एंटिटी के पास होती हैं। फॉर एग्जांपल मोनार्की के पास, और उस एंटिटी के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती, ना तो संविधान की लिमिटेशन, ना कोई पॉलिटिकल लिमिटेशन, ना ही कोई मॉरल लिमिटेशन। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए अभी सेंटर में एनडीए गवर्नमेंट का रूल है। एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं। उनको संविधान के अनुसार कार्य करना है, पार्लियामेंट में जवाब भी देना है, जुडिशरी भी है, मीडिया भी है, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं सरकार के ऊपर। हर चीज़ में सरकार अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती। जैसे सीबीआई के चीफ को हटाया गया था, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। लेकिन अगर सारी की सारी पावर्स गवर्नमेंट को दे दी जाएं, ना ही सुप्रीम कोर्ट कुछ बोले, ना ही पार्लियामेंट कुछ बोले, ना ही मीडिया सवाल उठाए, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूटिज्म। समझ गए ना स्टेट एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? स्टेट एब्सोल्यूटिज्म मतलब वो रूल जिसमें गवर्नेंस संबंधित सारी पावर्स एक ही एंटिटी के पास हों और उस एंटिटी के ऊपर कोई लिमिटेशन ना हो। कहने का एसेंस यहाँ पर ये है, थॉमस होब्स स्टेट को बहुत ज़्यादा पावर्स देते हैं, एब्सोल्यूट पावर्स देते हैं स्टेट को, क्योंकि थॉमस होब्स का मानना था स्टेट जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना ही लैंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन कर सकेगा। तभी वो स्टेट को कहते हैं लेवियाथन। लेवियाथन थॉमस होब्स की बुक का नाम भी है। लेवियाथन का सिंपल मतलब है सी मॉन्स्टर, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थॉमस होब्स को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है। हमने मैकेवली के समय डिस्कस किया था। कुछ लोग मैकेवली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहते तो हैं, लेकिन विवाद भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक जनरल कंसेंसस निकल के आता है मैकेवली नॉन मेडिवल और ए मॉडर्न थिंकर थे, लेकिन कुछ लोग थॉमस होब्स को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहते हैं। देखो मॉडर्न पॉलिटिकल लाइफ नेशन स्टेट पर आधारित होती है। पिछले लेक्चर में जब हमने मैकेवली को डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से एंशिएंट एरा में सिटी स्टेट और उसके बाद कॉन्फेडरेशन और मॉडर्न लाइफ में नेशन स्टेट का कंसेप्ट इमर्ज होके आता है। नेशन स्टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोवरेनिटी, यानी सुप्रीम पावर। याद कीजिए जब हमने मैकेवली को डिस्कस किया था तो उस समय हमने क्या डिस्कस किया था? राजाओं ने लाइन खींच दी
भाई ये हमारा राज है, ये हमारा देश है, यहाँ पर सिर्फ हमारी चलेगी, स्टेट सुप्रीम पावर है, यहाँ पे ना चर्च की चलेगी, ना फ्यूडल लॉर्ड्स की चलेगी, ना किसी और की चलेगी। हमारा स्टेट का नाम ये है और इस पूरे एरिया में, इस पूरी टेरिटरी में सिर्फ एक ही कानून चलेगा, स्टेट का कानून। जैसे मैं देखो आपको एग्जांपल देता हूँ, अफ़गानिस्तान में ऑलमोस्ट 40% के आसपास एरिया ऐसा है जहाँ पर तालिबान का रूल है, यानी अफ़गानिस्तान की सरकार की नहीं चलती 40% एरिया में। तो इसी वजह से अफ़गानिस्तान को फेल्ड स्टेट कहा जाता है। फेल्ड स्टेट, स्टेट जो कि फेल हो चुका है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरकार जो है अपने द्वारा बनाए गए कानून को इम्प्लीमेंट करने में सक्षम है पूरे अफ़गानिस्तान में। तो सोवरेनिटी जो है वो पूरी तरह से है नहीं अफ़गानिस्तान में चुनी हुई सरकार की, इसीलिए अफ़गानिस्तान को फेल्ड स्टेट कहा जाता है। आप बताइए और कौन से एलिमेंट्स हैं सोवरेनिटी के अलावा स्टेट के? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। देखो स्टेट के मेनली 4 एलिमेंट्स हैं। किसी भी एरिया को स्टेट कहने के लिए 4 एलिमेंट्स हैं। टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और सबसे लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट सोवरेनिटी होनी चाहिए। थॉमस होब्स ने सोवरेनिटी की कंप्लीट थ्योरी दी है और इसी वजह से होब्स को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है। आगे डिटेल से आएगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बेस पे होब्स को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, थॉमस होब्स ने अपने काम में यूटिलिटेरियनिज्म के ट्रेडिशन को इंट्रोड्यूस किया। यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसे इंट्रोड्यूस सबसे पहले थॉमस होब्स के द्वारा किया गया था, लेकिन सिस्टमेटिक रूप से यूटिलिटेरियनिज्म को डेवलप किया गया बेंथम के द्वारा। इसलिए बेंथम को यूटिलिटेरियनिज्म का फादर भी माना जाता है। जब हम J.S. मिल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में डिटेल से, लेकिन अभी जितना आवश्यक है उतना समझते हैं। ब्रिटेन की प्रोमिनेंट फिलोसफी बनी यूटिलिटेरियनिज्म। इसको देखो पॉलिटिकल फिलोसफी के तौर पे प्रेजेंट किया गया। ये जो फिलोसफी है वो कॉमन सेंस पर आधारित है। इस प्रकार की बातें बोली गई ब्रिटेन में। जनता जो है वो इस बात को नहीं समझती कि पॉलिसी किस प्रकार की होनी चाहिए। जनता सिर्फ एक बात को समझती है, अगर सरकार की पॉलिसीज़ इस प्रकार की हैं जो प्लेजर को प्रमोट करती हैं, यानी खुशी लाती हैं, तो इसका मतलब वो पॉलिसी अच्छी है। और सरकार की वो पॉलिसीज़ जो पेन लाती हैं वो पॉलिसीज़ अच्छी नहीं हैं। जनता सिर्फ इस कॉमन सेंस को समझती है, जनता नहीं समझती जस्टिस क्या है, क्या होना चाहिए। तो यूटिलिटेरियनिज्म को इस प्रकार से प्रमोट किया गया था। इट इज़ फिलोसफी बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। मेनली 2 प्रिंसिपल्स हैं यूटिलिटेरियनिज्म के। पहला प्रिंसिपल है प्रॉपर्टी। देखो हर एक चीज़ की, अगर देखो कोई चीज़ आपको प्लेजर देती है तो वो चीज़ अच्छी है, उस चीज़ की यूटिलिटी है। अगर कोई चीज़ आपको पेन देती है तो उस चीज़ की कोई यूटिलिटी नहीं है, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब हर एक चीज़ में आप उसकी यूटिलिटी देखो, उस चीज़ से आपको प्लेजर मिलता है या फिर पेन मिलता है। ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल यूटिलिटेरियनिज्म का ये है, इट्स ए मटेरियलिस्टिक इन नेचर। मतलब यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसफी का ये मानना है मटेरियल गुड्स यानी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनसे प्लेजर प्राप्त की जा सकती हैं। अगर प्लेजर प्राप्त करना है तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, जैसे आप रूम में जाते हो, एसी चलाते हो, अच्छा आपके पास सोने के लिए बेड है, आपके पास अच्छा घर है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें भौतिक वस्तुएं हैं, मैटर हैं। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से ज़िंदगी में प्लेजर हासिल की जा सकती है। इस प्रकार की बात बोली जाती है यूटिलिटेरियनिज्म के द्वारा। तो होब्स पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने अपने काम में यूटिलिटेरियनिज्म को प्रमोट किया, इंट्रोड्यूस किया। बाद में सिस्टमेटिक ढंग से बेंथम इसे आगे लेके गए। इसी वजह से बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से जाना जाता है। यूटिलिटेरियनिज्म देखो कैपिटलिज्म से एसोसिएटेड है। जो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं वही तो इसी चीज़ में विश्वास करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए और जितना ज़्यादा पैसा हम कमाएंगे उतना ही ज़्यादा सुख प्राप्त होगा। तो इसी वजह से होब्स भी मैकियावेली की तरह इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास की आवाज़ को उठाते हैं। यानी वो पूंजीपति क्लास जो इमर्ज हो रही थी इंग्लैंड में उस समय, उस क्लास की बात को बोलते हैं होब्स मैकियावेली की तरह। होब्स को सेकुलर ऑफ इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास यानी पूंजीपति क्लास का सेकुलर भी कहा जाता है होब्स को। नेक्स्ट पॉइंट, थॉमस होब्स को
इंडिविजुअलिस्ट थिंकर्स में से सबसे ज़्यादा महान माना जाता है, क्योंकि देखो जैसा हमने डिस्कस किया, थॉमस होब्स से पहले जो थिंकर्स थे, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, ये सब थिंकर्स बोलते थे स्टेट ही सब कुछ है, स्टेट चाहे मर्जी कुछ भी कर सकता है, इंडिविजुअल के कोई राइट्स नहीं है स्टेट के सामने। लेकिन थॉमस होब्स, जैसा हमने डिस्कस किया, थॉमस होब्स ने कहा राइट टू लाइफ किसी ह्यूमन बीइंग से कोई नहीं छीन सकता। तो इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते हैं थॉमस होब्स। इंडिविजुअलिज्म देखो एक ऐसी फिलोसफी है जो मैन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देती है एज कंपेरिजन टू सोसाइटी, यानी सोसाइटी के इंटरेस्ट बाद में, मैन के इंटरेस्ट पहले। थॉमस होब्स ये भी कहते हैं नेचर के हिसाब से मैन जो है वो इंडिविजुअलिस्ट है। इंडिविजुअलिस्ट का मतलब होना मैन अपना रास्ता इंडिपेंडेंट रूप से चुनता है, यानी अपनी जो थॉट है वो इंडिपेंडेंट रूप से बनाता है। मैन सेल्फ रिलायंट है, यानी खुद पे निर्भर करने वाला है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये नेचुरल फैक्ट है, ये कोई पाप नहीं है। अपना रास्ता खुद से डिसाइड करना, अपनी थॉट खुद से डिसाइड करना, अपने आप पर निर्भर होना, इन चीज़ों में कुछ भी गलत नहीं है, ये पाप नहीं है, ये नेचुरल फैक्ट है। इस प्रकार की बातें बोली गई थॉमस होब्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, होब्स रियलिस्ट सेकुलर थे। प्लेटो की तरह आइडियाज़ की दुनिया में होब्स नहीं रहते थे और ना ही इस चीज़ पे फोकस करते हैं व्हाट ought टू बी। होब्स फोकस करते हैं व्हाट इज़। तो याद रखिएगा होब्स रियलिस्ट सेकुलर हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन से संबंध रखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिशन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले आप मुझे एक बात बताओ, एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट में क्या कहा था, बताइए। 3-4 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था, एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट में क्या कहा था। देखो उस समय सोफिस्ट स्कूल वाले कहते थे स्टेट एक कन्वेंशनल टूल है, स्टेट को इंसान ने बनाया है, जबकि एरिस्टोटल कहते थे स्टेट जो है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। कहने का एसेंस यहाँ पे ये है, एरिस्टोटल के द्वारा स्टेट का ओरिजिन ढूंढा जाता है, वो बोलते हैं स्टेट नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। उसी प्रकार से सोफिस्ट स्कूल वाले भी स्टेट का ओरिजिन ढूंढते हैं, स्टेट ओरिजिनेट कैसे हुआ है, वो कहते हैं स्टेट को ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। आगे जाके एक ट्रेडिशन आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन वाले बोलते हैं ह्यूमन बींग्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो स्टेट का निर्माण करते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन वाले ये बोलते हैं ह्यूमन बींग्स ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्टेट को बनाया गया है। तो 3 चीज़ें हैं मेनली देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। पहली चीज़ सिचुएशन बिफोर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा सिचुएशन आफ्टर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए देखो 1802 मान लीजिए 1802 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है विभिन्न ह्यूमन बींग्स के बीच। तो 1802 से पहले की जो सिचुएशन है वो है सिचुएशन बिफोर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखो 1802 से पहले स्टेट का निर्माण तो हुआ नहीं है, कोई कॉमन सिविल लॉज भी नहीं है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले वाली समय को स्टेट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, स्टेट ऑफ नेचर। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब हो चुका है, मान लीजिए 1802 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो 1802 के बाद के समय को कहा जाता है सिचुएशन आफ्टर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये 1802 कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल माना है। 1802 में अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो उससे पहले की सिचुएशन है स्टेट ऑफ नेचर, क्योंकि 1802 में स्टेट बना, उससे पहले कोई कॉमन सिविल लॉ नहीं था, इसीलिए उस सिचुएशन को कहा जाता है स्टेट ऑफ नेचर। अब आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से संबंध रखने वाले प्रमुख थिंकर्स हैं थॉमस होब्स, जॉन लॉक, जो नेक्स्ट थिंकर हैं रूसो। होब्स, जॉन लॉक, रूसो, ये तीनों थिंकर्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बोलते हैं और अपना जो कंसेप्ट देते हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर देते हैं। लेकिन देखो तीनों थिंकर्स अलग अलग बातें बोलते हैं। जैसे स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, यानी विभिन्न ह्यूमन बींग्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ स्टेट बनाने को लेके, उससे पहले सिचुएशन कैसी थी उसके बारे में
यानी स्टेट ऑफ नेचर के बारे में थॉमस होब्स अपनी अलग राय रखते हैं, रूसो अपनी अलग राय रखते हैं और जॉन लॉक अलग राय रखते हैं, लेकिन सबका एसेंस यही निकलता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले जो स्टेट ऑफ नेचर था, उस स्टेट ऑफ नेचर में लोग दुखी थे, ह्यूमन बींग्स दुखी थे, और इसी वजह से वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि भैया दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक कॉमन अथॉरिटी हम बना लेते हैं जिसका नाम होगा स्टेट, यानी आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है ह्यूमन बींग्स के बीच। लेकिन देखो तीनों थिंकर्स होब्स, जॉन लॉक और रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के बारे में अलग अलग बोलते हैं। कहने का एसेंस ये है, स्टेट बनने से पहले यानी स्टेट ऑफ नेचर में सभी दुखी थे, सबने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि एक थर्ड पार्टी को हम अधिकार दे देते हैं कि वो लैंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। लेकिन इस बात पर विवाद है कि जिस थर्ड पार्टी को सोवरेनिटी दी जाएगी, मतलब स्टेट का जो निर्माण होगा, उस स्टेट के पास पावर्स कितनी होंगी। होब्स ज़्यादा पावर्स देते हैं स्टेट को, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी उसके पास ज़्यादा पावर्स होंगी। जॉन लॉक थोड़ी कम पावर्स देते हैं। तो कहने का एसेंस ये है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पर भी डिफरेंसेस हैं तीनों थिंकर्स के, होब्स के, रूसो के और जॉन लॉक के। तो ये मैंने आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क बता दिया। आगे आगे हम डिस्कस करेंगे कि होब्स के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का है, जॉन लॉक के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का है, रूसो के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का है। लेकिन अभी आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन के बारे में पता लग गया कि ह्यूमन बींग्स ने आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो हमारे संविधान का जो प्रिएम्बल है उसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इंडियंस मिलकर डिसाइड करते हैं। तो ये भी काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं, हम इस बेसिस पर चलेंगे जो हमारे प्रिएम्बल में लिखा हुआ है। एक मिनट में समराइज कर देता हूं जल्दी से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिशन है क्या। देखो अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बातें बोली हैं। स्टेट का ओरिजिन है क्या, एरिस्टोटल बोलते हैं स्टेट नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, कुछ थिंकर्स ये भी कहते हैं स्टेट को भगवान ने बनाया है। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन ये कहता है स्टेट बनता है मैन और मैन का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले लोग दुखी थे, एक कॉमन सिविल लॉ नहीं था। कॉमन सिविल लॉ नहीं होने की वजह से दुखी थे ह्यूमन बींग्स, इसलिए वो एकजुट होते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, यानी एक स्टेट का निर्माण करते हैं जो हमारी तरफ से लॉज को बनाएगा, उसे इंप्लीमेंट करेगा, लैंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, ये सब काम करेगा स्टेट। तो इस प्रकार से स्टेट का उदय होता है। और वही बात फिर से रिपीट करता हूं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित तीन मेन थिंकर्स हैं, रूसो हैं, जॉन लॉक हैं, होब्स हैं। तीनों सेम बात बोलते हैं कि हाँ भैया स्टेट उदय होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, मैन और मैन के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। लेकिन तीनों की जो थ्योरीज हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, उनमें डिफरेंसेस हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले सिचुएशन कैसी थी उसके बारे में अलग अलग बातें बोलते हैं तीनों थिंकर्स। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हो गया, यानी स्टेट जब बन गया, स्टेट के पास पावर्स कैसी होंगी, इसके बारे में भी अलग अलग बातें बोलते हैं तीनों थिंकर्स। देखो इसे डिटेल से बताना जरूरी था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिशन है क्या, क्योंकि आगे इस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।